नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि किसी भी अपलोड की सूचना सीधे आपको मिले। स्क्रीन के दूसरे हिस्से पर परिचय कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रारब्ध के जितने भी हमारे पुराने दर्शक हैं, भारतीय मीडिया में छाए रहते हैं, बांग्लादेश वीकली ब्लिट्स के एडिटर शोएब चौधरी साहब। शोएब साहब, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। शोएब साहब, मैं कल ट्विटर पे जब गया तो आपका एक ट्वीट मैंने देखा और वो ट्वीट मैं चाहता हूं कि दर्शकों को भी दिखा दूं। और उसके बाद मैंने आपसे रिक्वेस्ट की कि जरा एक वीडियो पर बातचीत भी करते हैं। ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच में जो कुछ भी चल रहा है, कहते हैं हमारे यहाँ होली एक त्योहार होता है, तो होली में तो हम लोग बड़ा शुभ तरीके से होली खेलते हैं, मुंह पे एक दूसरे को रंग लगाते हैं। लेकिन कई लोगों को शौक होता है कि वो अपने पिछवाड़े गुलाल पोत के नाचते हैं, भले उनका कोई सरोकार हो चाहे न हो। पाकिस्तान का भी यही रहा है। पाकिस्तान ने बड़ा वाहवाही लूटने का प्रयास किया और हमारे यहाँ भारत में भी कुछ पाकिस्तानी माइंडसेट के इकोसिस्टम के लोग हैं, वो विश्व गुरु तक कहना शुरू किए। वो भी मैंने आपके ही ट्विटर हैंडल पर देखा। अरफा खानम शेरवानी के बारे में आपने वो चीज कही थी। सवाल ये होता है कि इस पूरी बड़ी लड़ाई के बीच में पाकिस्तान था कहाँ, पाकिस्तान है कहाँ और पाकिस्तान होगा कहाँ? मैं यहीं से शुरुआत करना चाहता हूँ। उसके बाद हम बात करेंगे यूनुस के रिजिम चेंज के बाद जो भारत और बांग्लादेश के संबंध है उसके बारे में। लेकिन शुरुआत यहां से करेंगे। भिखारिस्तान, जो एक चपरासी से ज्यादा कोई औकात नहीं रखता, उसने यूनुस के जरिए बांग्लादेश के साथ एक नए तरह के साजिश शुरू की। लेकिन उसके बाद यूनुस के जाने के साथ ही उसका वो सपना भी एंड हो गया। हम इस पर आगे चल के बात करेंगे। लेकिन ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच में इस भिखारिस्तान का कल क्या था, आज क्या है और आने वाले कल में क्या होगा? ओवर टू यू प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद अवनीश भाई, आपको नमस्कार और प्रारब्ध के सारे सम्मानित दर्शकों को नमस्कार है। देखिए, पाकिस्तान, ये जो इसके जो डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा वासिफ, इसने तो पहले कह दी कि ये अमेरिका का टॉयलेट पेपर है। मगर अभी पाकिस्तान का हालत क्या है कि ये एक भिखारी मुल्क, जिसके भीख मांगने के कटोरे भी नहीं है। और आप जानते हैं कि ये हमारे भारत के सब कॉन्टिनेंट में, इंडिया सब कॉन्टिनेंट में, अब देखते हैं कि कहीं कोई खाना होता है तो भिखारी क्या करते, कटोरे लेके बैठ जाता है। पाकिस्तान का हालत भी ऐसा ही है। और पाकिस्तान एक साथ साथ एक फ्रॉड मुल्क है। फ्रॉड कैसे? देखिए, ये पाकिस्तान ने सऊदी अरबिया को वादा किया था कि सऊदी अरबिया में कोई अटैक होगा वो उसको संभालेंगे, और उससे $5 अरब ले लिया। अभी जो सऊदी अरबिया में अटैक होता है ईरान से, पाकिस्तान कुछ भी नहीं करता है, पैसा ले लिया। फ्रॉड है। दूसरी जो बात है, सब जानते हैं, दुनिया जानते हैं कि आसिम मुनीर कहिए या ये शहबाज शरीफ कहिए, दोनों ही ये डोनाल्ड ट्रंप की कदम की कुत्ते हैं, गोद की भी नहीं। गोद में भी जो कुत्ते को बैठाता है, एक इज्जत होता है। एक डोनाल्ड ट्रंप के पैर पे रहता है, कुत्ता है। डोनाल्ड ट्रंप को इच्छा होता है तो लात भी मारता है। अभी ये ईरान का जो जंग, ईरान के साथ अमेरिका और इजराइल का जो जंग शुरू हुआ या चल रहा है, इसमें पाकिस्तान सोचा कि भाई एक मौका है पैसा बनाने की, चलो जाए पैसा बनाए। और जैसे मैंने कहा कि ये डोनाल्ड ट्रंप की पैर पे बैठा रहता कुत्ता है, भोगता है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी सोचा कि हमारे ये कुत्ते को कुछ काम पे लगा दिया। मगर काम में आने के बाद पाकिस्तान की भारी नुकसान हुआ। आप जानते हैं कि यूनाइटेड अरब अमीरात में, दुबई में, अबू धाबी में, वहां बहुत पाकिस्तानी हैं। और अभी ये यूएई को महसूस हो गया कि पाकिस्तान ने इस वक्त यूएई के साथ धोखेबाजी की, बेईमानी की। आप ये लिख के रखेंगे, रख सकते हैं कि ये जंग खत्म होने के बाद जितने पाकिस्तानी हैं यूएई में,
इस सबको निकालेगा। दूसरी जो है कि सऊदी अरबिया, कि सऊदी अरबिया को भी एक आस्था थे कि हमारे मुसलमान भाई उसको बचाएगा, कुछ होगा। अभी ये जो मुसलमान करता है, तो मुसलमान, जब एक मुसलमान की इतना है मुसीबत पे, दूसरे मुसलमान भाग जाते हैं, भाग गया। और ऐसा ही नहीं, हमारे पास बिल्कुल ही कंफर्म सोर्स में ये न्यूज़ है कि ये जो सऊदी अरबिया यूएई में जो हमले हो रहा है ईरान के, अमेरिकी घाटियों में भी इसके पूरे नक्शा और डिटेल्स पाकिस्तानी आईएसआई ईरान को दे रहा है। एक तरफ तो बेईमानी किया, पैसा लेके कुछ नहीं किया, दूसरी तरफ सऊदी अरबिया की इंफॉर्मेशन, यूएई की इंफॉर्मेशन दे दी ईरान के हाथ में, क्योंकि पाकिस्तान जानता है कि सऊदी अरबिया अगर मार खाता है या यूएई मार खाता है, तो बाद में पाकिस्तान को बुलाएगा कि भाई ये सब तोड़ किए, इसको बनाना पड़ेगा, फिर से आओ लेबर भेजो। कितने बेईमान है। सो पाकिस्तान ना तो सिर्फ एक आतंकवादी मुल्क, ना तो सिर्फ एक भिखारी मुल्क, पाकिस्तान एक फ्रॉड नेशन है, कंप्लीट फ्रॉड। दूसरी एस्पेक्ट जो है कि पाकिस्तान ने ऐलान कर दी, ईरान जंग बंद हो गया, बंद तो नहीं हुआ ना। और आज जैसे आपने कह रहे थे कि भारत की कोई पत्रकार जो हमास को कुछ होता है रोता है, या फिलिस्तीन में गाजा में कुछ होता है रोता है, वही पत्रकार अभी ईरान को कह रहे विश्व गुरु। सो ईरान की तरह एक आतंकवादी देश को ये कह रहा है विश्व गुरु। और इसमें साबित हो गया कि ये सर भारत की खाना खाते हैं, भारत में रहते हैं, मगर दिल से ये सब भारत के दुश्मन है। ये एक साबित है आप सबके सामने। विश्व गुरु दुनिया के अगर कोई है अभी, तो सिर्फ नरेंद्र मोदी जी हैं और कोई भी नहीं। इसके भी एक वजह मैं बताऊंगा आपको, एक्सप्लेन करूंगा ये क्यों नरेंद्र मोदी जी ही विश्व गुरु हैं। देखिए, ये डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को कम धमकी नहीं दिया और भारत को वीक करने के लिए, कमजोर करने के लिए बहुत सारी कोशिश की। नरेंद्र मोदी जी तो डोनाल्ड ट्रंप का कोई धमकी को ये कोई कंसिडरेशन में नहीं ली, जो करना था वही किया। अभी देखिए, भारत जो आपके जो न्यूक्लियर रिएक्टर है, इसमें जो यूरेनियम को इस तरफ एनरिचमेंट कर दी कि आपके जो देश के इलेक्ट्रिसिटी डिमांड है, अभी ये डिमांड तो मीट हो जाएगा, होने के बाद बहुत सारे इलेक्ट्रिसिटी रह जाएगा जो आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। माइक्रोचिप जो इंडस्ट्री है, इसमें इंडिया अभी नंबर 1 वर्ल्ड में। ट्रंप सोचा था कि इंडिया के ऊपर टैरिफ लगा दो, इंडिया बर्बाद हो जाएगा। इंडिया बर्बाद होने की चीज नहीं है। दुनिया की सबसे पुरानी जो कल्चर हेरिटेज भारत की है, और भारतवासी ये 2-3 ऐसे पत्रकार जैसे बेईमान है, मगर असल से मेजॉरिटी भारतवासी नेशनलिस्ट है, पैट्रियट है, और इतनी आसान है नहीं कि अब भारत को वीक करेंगे। सो विश्व गुरु ने दिखा दी खेल कि विश्व गुरु की से खेलने के क्या कॉन्सिक्वेंस होता है, उसने दिखा दी। और ये ईरान की जो वार में पाकिस्तान आ गई खामखा भोगता हो कुत्ते की तरह। आप देखेंगे कि अभी ये डोनाल्ड ट्रंप ही असीम मुनीर को, शहबाज शरीफ को, दोनों चपरासी को लात मार के टॉयलेट पेपर की तरह निकालेगा। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज अब जरा सा पाकिस्तान की क्या स्थिति है वो तो पूरी दुनिया के सामने है, खुल चुका है सब कुछ, वो ट्वीट तक खुल चुका है जो ड्राफ्ट आया था, और उसके बाद भी
कोई सीज फायर हुआ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। बहरहाल, अब जरा वहां से हम आते हैं। हमारे यहाँ पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव ड्यू है, जहां ममता बनर्जी की तीसरी बार इस दिन है, और उसके बाद अब चुनाव के बाद ये संभावना जताई जा रही है कि SIR जो हमारे यहाँ जो वोटर लिस्ट है उसको परफेक्ट किया गया, और लगभग आप देखें तो 92 लाख 92 लैक्स जो ऐसे नाम थे जो गैर जरूरी थे, जिनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो लोग अब नहीं रहे, बहुत सारे ऐसे हैं जो परमानेंटली शिफ्ट हो गए। हमारे यहाँ SIR उसको नाम दिया गया। 92 लैक्स वहां से वोट कट गए, और ये कहे जा रहा है कि बहुत संख्या में उसमें बाहर के भी थे, जिनको ममता बनर्जी और उस इकोसिस्टम ने वहां बसाया हुआ था। हमारा ये इंटरनल इलेक्शन है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि बंगाल एक कल्चर है, चाहे वो बोली हो चाहे भाषा हो, और इसलिए हमारा वेस्ट बंगाल, जो कि पहले ईस्ट पाकिस्तान या आज का बांग्लादेश, तो वहां से कल्चरल एक रिलेशन है। और ममता बनर्जी की पॉलिटिक्स हमारे यहाँ इतनी नेगेटिव है शोएब साहब, कि वो बार बार ये आरोप लगाती हैं नरेंद्र मोदी जी की पार्टी पर, बीजेपी की पार्टी पर, कि भाई साहब देखिए ये बांग्लादेशी समझते हैं, बांग्लादेश है, लेकिन भारतीय तो ये जानता है कि कौन हमारे हैं और कौन बांग्लादेश के हैं। सवाल ये होता है कि आपको क्या लगता है कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं की प्रताड़ना हुई, वो बंगाली सेंटिमेंट को छुआ, और क्या इस इंटरनल जो इलेक्शन हमारा वेस्ट बंगाल का है, इसमें आप कुछ बांग्लादेश इफेक्ट देखते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ ये महसूस किया जा रहा है, क्योंकि वेस्ट बंगाल में भी डेमोग्राफी बदली है, इस लिहाज से महसूस किया जा रहा है। जी, बांग्लादेश में जितने जिहादी आतंकवादी है जो भारत को और हिंदू को घृणा करते हैं, वो दुआ करता है कि ममता बनर्जी जीते। क्यों? मैं एक्सप्लेन करूंगा। कई दिन पहले आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल से कोई सारे अमेरिकी और यूक्रेनियन को पकड़े गए कि वो वहाँ एक ईसाई मुल्क बनाने की कोशिश कर रहे थे। और ये 2-3 हफ्ते पहले 13 या 11 लश्कर तैयबा के मेंबर जो बांग्लादेश से घुसा पश्चिम बंगाल में, इसको पकड़ा है आपके NIA ने। लश्कर तैयबा पाकिस्तानी, बांग्लादेशी है नहीं। और अभी ये खबर है हमारे पास कि ऐसे बहुत सारे लश्कर तैयबा पाकिस्तानी आतंकवादी इसको शेल्टर दे रहे हैं पश्चिम बंगाल के कोई इन्फ्लुएंशियल पीपल। मैं ऐसी बात आपको पूछूंगा कि आप एक भारतीय नेशनलिस्ट है, देश प्रेमी है, कि ममता बनर्जी की ऐसा क्या एजेंडा है कि वो पाकिस्तान के आतंकवादी लश्कर तैयबा, जिसने मुंबई ब्लास्ट किया था, आपको याद है, और जो रात दिन धमकी देता है भारत को, इसको घुसने दे दी। और जैसे कि सिर्फ 11 या 13 पकड़े गए, ज्यादा बहुत सारे है वहां। उसी की वजह से 2 दिन पहले भी पाकिस्तान की डिफेंस मिनिस्टर ने फिर से धमकी दे दी कि अगली दफा जब अटैक होगा भारत में, तब ईस्टर्न फ्रंट से। अभी आप लोग समझ रहे थे कि ये ईस्टर्न फ्रंट की मतलब बांग्लादेश है। असल से ईस्टर्न फ्रंट की मतलब बांग्लादेश है नहीं, ईस्टर्न फ्रंट की मतलब है पश्चिम बंगाल। कि पाकिस्तान जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में जो सरकार है वो पूरी तरह पाकिस्तानी आतंकवादियों को हेल्प कर रहा है, मदद दे रहा है, कोऑपरेट कर रहा है, और वो चाहते हैं दिल से कि भारत को पाकिस्तान अटैक करे। सो जैसे एक पत्रकार के बारे में अभी आपने देखा है, कहता है ईरान विश्व गुरु, उस तरीके से ये ममता बनर्जी ये बिल्कुल ही ओपनली पाकिस्तानी आतंकवादियों को, पहले तो हम लोग कह रहे थे बांग्लादेश से जा रहे, सच है, अभी भी जा रहे, अभी बंद हो गई यूनिवर्स चले जाने के बाद, मगर पहले तो बहुत गया। मगर पाकिस्तानी आतंकवादी कैसे पश्चिम बंगाल में इतने 11 या 13 वहां चली गई और उसको शेल्टर भी मिल गया। सो पश्चिम बंगाल की सिचुएशन ऐसी गंभीर है हालत कि अगर
पश्चिम बंगाल में अभी नेशनलिस्ट फोर्स जागेंगे नहीं। नेशनलिस्ट फोर्सेस को भारत के जितने देश प्रेमी है पश्चिम बंगाल में जो लोग रहते हैं वो देश प्रेमी है। जरूर हमारा ये प्रार्थना है कि ये लोग अभी चुनेंगे तो नेशनलिस्ट को चुनेंगे, कोई बेईमान को नहीं, कि जो आपके देश के दुश्मन, आपके देश के दुश्मन को वोट मत दीजिए। ये इसको वोट देने से आपके देश को तोड़ने की साजिश में ये जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ी है कि ये पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाए हैं। बिल्कुल। अच्छा, बांग्लादेश में थोड़ी सी बात कर ली जाए, बांग्लादेश और भारत के संबंधों को लेकर थोड़ी बात कर ली जाए। विदेश मंत्री भारत का दौरा किए, लेकिन जाते जाते या टहलते टहलते उन्होंने उनका शेख हसीना का सवाल उठा ही दिया। लेकिन फिर भी यूनुस के रिजिम चेंज के बाद अब जो नई सत्ता आई है बांग्लादेश में, आप भारत और बांग्लादेश के संबंधों को कैसे देखते हैं, खासतौर से उस रेफरेंस में जब यूनुस के साथ रहते हुए बांग्लादेश ने एक तरह से पाकिस्तान, प्रो पाकिस्तान स्टैंड लेना शुरू कर दिया था? क्या उसमें कुछ चेंज आई है? और जिस तरीके से शांत रह के भारत ने, बिना कुछ हल्ला किए, भारत ने, मोदी सरकार ने, हमारी गवर्नमेंट ने इस पूरे एपिसोड को हैंडल किया, उसको कैसे देखते हैं आप? आज भारत बांग्लादेश के संबंध कहाँ हैं, आगे कहाँ जा रहे हैं, कैसे देखते हैं शोएब साहब? अवनीश भाई, देखिए मैंने बहुत दफा ये प्रारंभ के मंच में भी कहा कि यूनुस पाकिस्तान के एजेंट थे और पाकिस्तान के कोशिश थे बांग्लादेश को पाकिस्तान बनाने के। और आपको ये भी याद है मैंने कहा था कि ये पाकिस्तान की ख्वाहिश कभी पूरा नहीं होगा। अभी 12 फरवरी की जो चुनाव हुआ सॉरी, उसमें लोगों ने बीएनपी को चुना। यूनुस तो अभी तख्ते पे है नहीं, और बीएनपी ने आते ही दोस्ती की हाथ बढ़ाया भारत की तरफ। भारत ने भी हमें मदद कर रहे बांग्लादेश को कि जब पाकिस्तान रो रहे हैं, पेट्रोलियम है नहीं, भारत भेज रहा है 5000 टन भेजा पहले, 7000 अभी फिर से भेज रहा है कि भारत के साथ बांग्लादेश के एग्रीमेंट भी हो रहा है कि भारत रशिया से जो क्रूड ऑयल लाएंगे उसको रिफाइन करके बांग्लादेश को देंगे। भारत के साथ जो रेलवे कम्युनिकेशन चालू हो जाएगा, रोड कम्युनिकेशन जो अभी जो मोदी जी सरकार ने जो यूनुस की वजह से जो ट्रांजिट फैसिलिटी सस्पेंड किया था वो भी चालू हो जाएगा। सबसे बड़ी जो बात है कि भारत ने अभी अवामी लीग के इशू को साइडलाइन पे रख दी, क्योंकि भारत चाहते हैं, भारत के लिए पहली जो बात है कि भारत फर्स्ट पॉलिसी, इंडिया फर्स्ट। और इंडिया फर्स्ट में बांग्लादेश के साथ जो दोस्ती रिश्ता, अभी आप जानते हैं मैंने बहुत दफा कहा कि बांग्लादेश में पाकिस्तान की नारा लगाते हैं, पाकिस्तान के झंडा दिखाई देते हैं। पहले मैंने कहा अब ये सब कुछ भी नहीं है। जो पाकिस्तान के जो लोग हैं यहाँ जो अटका हुआ पाकिस्तानी है या रजाकार है, ये लोग जो पहले नारा लगाते भारत के खिलाफ, भारत विरोधी नारा बंद हो गई, कुछ भी नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, इलेक्टेड गवर्नमेंट, और बीएनपी की प्रायोरिटी ही है कि भारत के साथ रिश्ता जोड़ना। नहीं तो ये हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर गए भारत में, देखिए कितने कोर्डियल मीटिंग हुआ, दोनों मुस्कुरा रहे हैं, जयशंकर जी भी, खलीलुर रहमान साहब भी। सो ये दोस्ती की जो परंपरा चल रहा है बांग्लादेश के साथ भारत के साथ बांग्लादेश की, तो एक्चुअली दोस्ती का रिश्ता है नहीं, ये हमारे रिश्तेदार है, रिश्तेदार मुल्क। सो एक रिश्तेदार के साथ दूसरे रिश्तेदार के जो संपर्क में जो यूनुस ने कुछ प्रॉब्लम किया था, ये कांटा दूर हो गई, यूनुस दूर हो गई, बांग्लादेश भारत फिर से इकट्ठा हो गई, एक साथ काम करेगा, और बांग्लादेश की मिट्टी में पाकिस्तान की कोई जगह होगा नहीं। और आज ही कल ही जो भारत के साथ एग्रीमेंट हुआ, आई मीन फॉर्मल, बांग्लादेश ने वादा किया है कि बांग्लादेश की मिट्टी को भारत विरोधी कुछ काम के लिए यूज करने के लिए अलाउ नहीं करेंगे।
सो मैं कहूँगा कि बांग्लादेश के ऊपर जो शैतान बैठा था 18 महीने, हमारे देश को लूट के बर्बाद किया, इसके साथ हमारे साथ भारत के साथ रिश्ता को बर्बाद करने की कोशिश किया। मगर नरेंद्र मोदी जी ने उनकी जो डिप्लोमेसी है, साइलेंटली ऑब्जर्व करने की, चाणक्य पॉलिसी जिसको कहते हैं, डॉक्ट्रिन, ये चाणक्य डॉक्ट्रिन आखिर फाइनली ये जीत गई। नरेंद्र मोदी जी का जीत हो, मैं कहूँगा ये नरेंद्र मोदी जी का जीत ऐसे मैं नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा ये भारत के जनताएं और बंगाली की जीत होगी, पाकिस्तान हार गई। बहुत बड़ी बात आपने कही। अच्छा, एक बड़ा जेन्युइन सा मेरा सवाल है जो मैं ऑब्जर्व करता हूँ और मुझे लगता है कि आप सबसे उपयुक्त व्यक्ति हैं जिनसे मैं ये सवाल करूं। आप बांग्लादेश से आते हैं, बांग्लादेश आपका देश है। हमारे यहाँ वेस्ट बंगाल में ये जो 92 लाख नाम एसआईआर में जो हमारे यहाँ वोटर थे, अभी जो वोटर नहीं है 18 साल से नीचे ने हैं, उनकी तो संख्या अलग है। लेकिन बार बार हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटेड हैं, बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, घुसपैठिए। हमारी सरकार या हमारे इलेक्शन कमीशन ने पहले 92 लाख नामों में से जो मर गए या चले गए उनको छोड़िए, एक बहुत सारा अवैध नाम भी निकाला, इलीगल नाम भी, जो भारत के सिटीजन नहीं है या डाउटफुल है। जब जब वेस्ट बंगाल से बांग्लादेशी इंक्रोचर्स को हटाने की बात होती है या उनको जेन्युइनली उनके देश वापस भेजने की बात होती है, तो मैंने हमेशा ये देखा है बांग्लादेश की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आता। लेकिन ममता बनर्जी और हमारे यहाँ जो कांग्रेस इकोसिस्टम है, लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम है, उससे बहुत ज्यादा रिएक्शन आता है। ये क्या माजरा है? ये बात मुझे समझ में नहीं आती। मुझे लगा कि दर्शकों के लिए आपसे जरूर पूछना चाहिए इस बात को। बांग्लादेश की गुजबेती अगर वह पश्चिम बंगाल में जाते हैं, इसमें बांग्लादेश का कोई फायदा है नहीं, मगर ममता बनर्जी का फायदा है कि ये इनके वोटर हैं। जिसने गुजबेती वो वहां घुसने की कोशिश, क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर या क्रिएट करेंगे, परिस्थिति क्रिएट करेंगे, उसके लिए अच्छे हैं। आप कह रहे हैं कि 92 लाख, हो सकता है करोड़ के ज्यादा भी ऐसे हैं फॉल्स वोटर्स जिसको कहते हैं। सो ममता बनर्जी के लिए ये एक पावर है, ये बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स उनके लिए पावर है, वोट बैंक। बनर्जी की एनर्जी, बनर्जी की एनर्जी है ये बांग्लादेशी कुछ बैठी। मगर बांग्लादेशी होते, मैं एज ए बांग्लादेशी मैं चाहता हूँ कि कोई भी बांग्लादेशी इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स भारत में ना रहे, इसको वापस भेजे, और भारतीय भी कोई भी बांग्लादेश में इलीगली ना रहे। हमारे जो अभी फिर से मैं कहूँगा कि एक नई यात्रा शुरू हुआ है भारत बांग्लादेश रिश्ते में, और धीरे धीरे आप देखेंगे ऐसे भी हो सकता है कि अवामी लीग की ज़माने में जैसे रिश्ता थे, इससे भी ज़्यादा अच्छी रिश्ता हो सकता है, क्योंकि ये हमारे ये भी इसके वजह है कि तारिक रहमान प्राइम मिनिस्टर, उनको भी मालूम है कि यूनुस ने जो भारत विरोधिता की 18 महीने, इसमें सबसे नुकसान किसका हुआ? बांग्लादेश का। सो एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर कभी नहीं चाहते कि इसके देश की नुकसान हो। हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हम भारत, हमारे फिर से कहता हूँ, हमारे रिश्तेदार मुल्क, हम दोनों रिश्तेदारों के बीच कुछ हंगामा करने की कोशिश, लफड़ा करने की कोशिश पाकिस्तान जैसे गीदर राष्ट्र करेगा, सामने भी करेगा, मगर हम सब मिलके, भारतवासी बांग्लादेशी मिलके, हम इनके साजिश को नाकामयाब कर देंगे। बिल्कुल। शोएब साहब, मैं जानता हूं बंगाल में आपके बहुत सारे सूत्र हैं, बंगाल की राजनीति, बंगाल के समाज, बंगाल की हर एक गतिविधियों के बारे में आपके पास इनपुट्स रहते हैं। मैं चाहूंगा कि चलते चलते वेस्ट बंगाल के चुनाव में आप क्या देख रहे हैं? ममता बनर्जी जा रही हैं? देखिए, पश्चिम बंगाल की जो चुनाव है, अगर ये फ्री एंड फेयर होगा और इसमें इलीगल वोटर्स आगे अगर शायद अगर वोट नहीं दे सकेंगे, हटा दिए, या जो ये गुंडागर्दी करते हैं ममता बनर्जी हर चुनाव में, अगर वो नहीं कर सकेंगे तो जरूर इस दफा बीजेपी का जीत एकदम कंफर्म है।
ये शोएब साहब का इनपुट है और शोएब साहब का इनपुट कम से कम बाकी जगहों के लिए तो पर्याप्त होता ही है, लेकिन वेस्ट बंगाल के बारे में मैं निजी रूप से जानता हूँ दादा कि आपके बहुत सारे वहाँ पर सूत्र हैं। और अगर आप कह रहे हैं, आपने कहा कि फ्री एंड फेयर, तो हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कस्टोडियन बन के इस बार इलेक्शन कमीशन को एसआईआर से लेके सेंट्रल फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट से लेके और हर तरह की वो व्यवस्था की है, जिससे इस बार ये काफी उम्मीद है और खुद वेस्ट बंगाल की जनता इस बार अब चेंज के लिए तैयार है। तो आपके जो इनपुट हैं उसके आधार पर निश्चित तौर पर आपका आकलन सही प्रतीत होता है, सही मालूम होता है। शोएब साहब, पाकिस्तान की उसको औकात गिनाने के लिए, उसके बाद भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश के एक जो नए इक्वेशन बने थे, वो चेंज हुआ है यूनुस रिजीम के बाद, और खासतौर से वेस्ट बंगाल में जिस तरीके से राजनीतिक माहौल और जो सबसे बड़ी आपने लश्कर ए तोयबा जैसी एक खतरनाक साजिश, जिसमें सीधे-सीधे वेस्ट बंगाल की सरकार का ये जुड़ाव दिखाता है, ये बहुत विस्फोटक है। मुझे लगता है कि जिस बेबाकी से आपने ये सारी बातें रखी, हमारे दर्शकों को ये बातें आगे तक पहुंचाने का हौसला मिलेगा। दर्शकों, यदि आपको लगता हो, और जैसा कि शोएब साहब का ये इतिहास रहा है प्रारब्ध के मंच पर कि जब शोएब साहब से हमने बात की है, कुछ एक्सक्लूसिव भारत के हित में, भारत के मित्र के तौर पर आपने जरूर कंट्रीब्यूट किया है। तो इस वीडियो को जरूर आगे बढ़ाइएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लगातार लाइक करते हैं, इसके लिए धन्यवाद। अगर बिना सब्सक्राइब किए वीडियो देख रहे हैं तो गलत बात है, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए चैनल का, ताकि शोएब साहब जब अगली बार चर्चा के लिए आए तो उसकी सीधे और सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। शोएब साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद मेरे लिए समय निकालने का। तो इसी के साथ आज की चर्चा दर्शकों यहीं समाप्त करेंगे। मुझे यानी अवनीश और शोएब चौधरी साहब दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम।